हम कुछ और लोगों का ज्वाइन करने का वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट. ओके, आई थिंक Sure. 3. वी कैन स्टार्ट एनीवे बिकॉज हम पहले डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑडियंस के वो हम टेकअप करेंगे. Sure. ओके. गुड इवनिंग अनिश दुबे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Okay, so I think we can start now. People will be joining after that. So first of all, a very good morning to you. Sorry, a very good evening to you, Deeptanshu ji, and thank you so much for joining us Good evening. today live. Thank you. अच्छा. Thank you for inviting. Yeah. तो जैसे कि हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम आज बात करेंगे कुछ बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स के ऊपर, जो है बीएनएस, देन द यूसीसी, और जो आजकल कुछ न्यू रूल्स बने हैं अबाउट द लिव इन रिलेशनशिप्स, जिसको लेकर बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के मन में डाउट्स भी है. तो उसी को लेकर हम आज बात करेंगे एंड ऑल्सो जो हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस वगैरह अगर हुए किसी भी टॉपिक को लेकर या केस रिलेटेड, तो वो भी हम कवर करेंगे. तो पहले हम शुरू करेंगे बीएनएस से. तो दीप्तांशु जी, आप ऑडियंस को थोड़ा सा समझा दीजिए कि बीएनएस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इन शॉर्ट. देखिए, जो पहले से लॉ था रेप वाला, उसमें पर्टिकुलरली द कैटेगरी ऑफ allegations which involved false promise of marriage, हम्म. उसको ये जो नया लॉ है बीएनएस, उस सेक्शन 69 इट कैरीज इट फर्दर. हम्म. प्रीवियसली जो था, कोर्ट्स का ये इंटरप्रिटेशन था बाय कंबाइनिंग सेक्शन 375 along with हम्म. सेक्शन 90, जिसमें कि ये कहा गया है कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन. A हम्म. consent is not such a consent as it intended by any section of this code if the consent is given by a person under the fear of injury or under a misconception of fact. तो जो वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने 375 में विदाउट हर कंसेंट को सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी के साथ कंबाइन करके ऐसा माना कि अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज a misconception of fact, and इसलिए उसके द्वारा जो consent होता है, it would fall under no consent, and hence the relationship would be rape as per section 375. तो उसका यूज करके from time to time courts का interpretation से people were getting convicted, but क्योंकि ये एक interpretation था, तो ये इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज भी हुआ. इनिशियली कई बार ऐसा भी जजमेंट्स आए जिसमें ये माना गया कि दिस वुड नॉट फॉल अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और बहुत हेजी सा लॉ था इस पर्टिकुलर कैटेगरी में. अब जब बीएनएस आया है तो सेक्शन 69 में तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जो कि हम सिर्फ जजमेंट्स में मिलता था, सेक्शंस में नहीं था, डायरेक्टली दैट फ्रेज इज इन अ सेक्शन. सो मैं बीएनएस को थोड़ा पढ़ देता हूँ सेक्शन 69 को. whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो अब वो क्योंकि डायरेक्टली फ्रेज यहाँ पे आ गया है, तो जो एम्बिग्विटी, इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग जजमेंट्स के रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब वो नहीं है. क्लियरली false promise of marriage has been made a punishable offense.
है ना, वेरी सीवियर पनिशमेंट इसमें दिया हुआ है कि 10 साल तक का जो है पनिशमेंट रहेगा। अब इसके जो रेपरकशंस हैं वो ये हैं कि क्योंकि पनिशमेंट इज नॉट अंडर 7 इयर्स ऑफ 7 इयर्स, तो इसीलिए अवनीश कुमार की गाइडलाइंस भी डायरेक्टली इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सो द पुलिस विल हैव अ फ्री हैंड किसी भी पर्सन विल बी अक्यूज्ड इन दिस ऑफेंस कि वो उसको जाकर के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसमें जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के अलावा एक अलग कैटेगरी भी दिया है, डिसीटफुल मीन्स। तो अगर आपने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ना भी किया है, बट अगर कुछ अलग डिसीटफुल मीन्स यूज किए हैं जिसका उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है, डिसीटफुल मीन्स इन द एक्सप्लेनेशन सेज shall include the false promise of employment or promotion, inducement or marrying after suppressing identity। तो इनमें वो कैटेगरी आ जाती है जैसे सम सीनियर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं कि हमको ये प्रॉमिस किया गया था कि आई वुड बी प्रमोटेड, और उसके बेसिस पे रिलेशनशिप डेवलप किया गया, तो दैट इज आल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 69। अगेन सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी में वो वाले केसेस आ जाएंगे जिसमें कई बार देखा गया कि आधार कार्ड में रिलीजन ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट, तो वो आइडेंटिटी हिंदू है, मुस्लिम बन के किसी के साथ रिलेशनशिप किया और बाद में आधार कार्ड से या अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में पता चला कि ही वाज एक्चुअली हिंदू, या हिंदू वाज हिंदू नहीं था, मुस्लिम था वो। तो ये जो इस तरह के केसेस है वो भी सब सेक्शन 69 में कवर हो सकते हैं। सो जो ये एक तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाले की एम्बिग्विटी बिल्कुल हटा दी है, उसको क्लियरली पनिशेबल मान लिया है। तो प्रीवियसली क्या है कि थोड़ा बहुत कोर्ट का डिस्क्रिशन भी चल सकता था, है ना, अगर इफ द मैटर वाज कैरिड ऑल द वे अप टू सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता था उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन कर देते, बट अभी जो क्योंकि सेक्शन में ही लैंग्वेज आ गई है, तो इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू बी एक्विटेड इन सच काइंड ऑफ केसेस। एंड उसके उसके डिफेंस के लिए फिर उसको जो है वो ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो प्रॉमिस है वो तो करेक्ट प्रॉमिस था, वो प्रॉमिस जब किया गया था तब उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था उसे ब्रेक करने के लिए, जो कि एक डिफेंस आज भी अवेलेबल है। जो इस कैटेगरी ऑफ केसेस में लोग एक्यूज रहते हैं उनको अगर वो ये प्रूव करते हैं कि भाई ठीक है प्रॉमिस तो था लेकिन वी हैड नो इंटेंशन ऑफ ब्रेकिंग द प्रॉमिस, वी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो प्रॉमिसेस ब्रेक हो गए। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ही कर दिया पर्सन को बिकॉज he wanted to marry but because of disapproval of parents the relationship could not end up in a marriage। तो वो डिफेंस आज भी अवेलेबल रहेंगे बीएनएस में, बट जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी थी लॉ के अराउंड so far as this kind of category of rape was concerned, which is essentially actually breakup of relationships, उसको हटा करके it has been made more strict and the definition has also been widened to include employer-employee relationship and also cases in which the identity, possibly religious identity or other identity of the person was concealed। इसलिए ये लॉ बहुत खतरनाक है। अब अगर अपन इसकी बात करें कि ये लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है, तो it would not be wrong to say कि certainly the discrimination which was already existing discrimination, इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए सेक्शन 375 को तो उसमें बाय डेफिनेशन देयर इज नो
rape law for men, and हम्म. world over it is recognized कि men can also be victims of rape, but हाँ हाँ. इंडिया में आईपीसी डज नॉट recognize male हम्म. victims of rape. So वो हम्म. discrimination has been continued and it has been carried further. How it has Yes. been carried further? कि because a person, आप ये प्रिज्यूम कर रहे हो कि जिसने फॉल्स प्रॉमिस किया है, इट कैन ओनली बी अ मेल. फॉल्स प्रॉमिस a woman in a position of power, can a woman not be an employer and several men working under her. तो उस हम्म. केस में अगर रिलेशनशिप डेवलप होता है बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस टू द मैन दैट ही शैल बी प्रमोटेड, तो इट वुड हम्म. नॉट बी क्राइम. सो अगर हम्म. ऐसे अपन यूज केसेस देखें तो उनके हिसाब से द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैज बीन कैरीड फर्दर, एंड हाँ. possibly there could also be a ground to challenge the validity of this law, हम्म. as it could be a violation of section 14 and 15 of the constitution. However, हम्म. क्योंकि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम्म. the challenge will really have to be very strong in order to be. हम्म. एग्जैक्टली. हाँ. सुमेश ने यहाँ पे पूछा है कि हाउ कैन इट बी मेड बेटर फॉर बोथ जेंडर्स. वो तो सी, वी आर नॉट लॉ मेकर्स, तो लॉ एज इट करंटली स्टैंड्स, वो उसी लॉ को लेकर के अपने को चलना पड़ेगा, एंड उस लॉ के रॉन्ग साइड में हम कैसे ना फंसे उसको ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके लिए एक अवेयरनेस जरूरी है लॉ की. यंग एज में जो है दोनों जेंडर्स, दे डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू study the law and get into a यस. relationship. Or for a man it would be fatal if he does not understand the repercussions of a broken relationship. तो इसलिए द बेस्ट बेट फॉर मैन इज कि इस तरह के रिलेशनशिप में पहले तो पढ़े ही नहीं, इफ पॉसिबल, कि जिसमें यू नो मैरिज के पहले इस तरह के रिलेशनशिप डेवलपमेंट वाला कोई भी प्रपोजल हो, है ना, बिकॉज इट यू विल बी ऑन द रिसीविंग एंड, हाँ है हाँ. ना. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई लड़की अगर सपोज रिलेशनशिप में है किसी लड़के के साथ, एंड उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप कभी हुआ ही नहीं, बट किसी वजह से सपोज ब्रेकअप हो गया, तो लड़की ने झूठा केस डाल दिया कि ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया एंड दिस एंड दैट, और वो फंस गया. तो उस सिचुएशन में कोई लड़का क्या करे? See, अब ये लॉज बहुत इजीली मिसयूज होने का कारण ये भी है. भाई वन थिंग इज कि इनहेरेंटली लॉज जो है वो पुअरली ड्राफ्टेड है, उसमें एग्जैक्टली. इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन है, बट उसके बियॉन्ड भी देर आर सर्टन इश्यूज जिसके कारण बहुत इजीली ये मिसयूज होते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर बीएनएस को देखें, सेक्शन 69 को, तो अब पुलिस के लेवल पे, ठीक है, पुलिस हैज टू सी ओनली इफ अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट. अगर कोई लड़की जाकर के शिकायत करती, जैसा आपने कहा कि रिलेशनशिप तो डेवलप ही नहीं था, है ना, तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं बहुत सारे कि एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, बिकॉज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि आपको एफआईआर तो दर्ज करनी ही करनी, वो बात अलग है. और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर बिकॉज इट इज अ सेक्शन व्हिच वुड नॉट फॉल अंडर अनिश कुमार, a person would be maybe arrested quite easily by the police, है ना. तो अब हालांकि पुलिस के जो ड्यूटी है, इट डजंट एंड विद रजिस्टरिंग एन एफआईआर. व्हाट द पुलिस शुड डू इज एफआईआर के बाद में चालान पेश होने तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें रिलेशनशिप बना था या नहीं बना था उसके बारे में भी प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं उसके. मेडिकल एविडेंस कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड इन दैट. But again, there are so many loopholes कि it is very misused to law even there. For example, इसमें कोई limitation नहीं.
बिकॉज पनिशमेंट फॉर द क्राइम इज अप टू 10 years. हम्म इसमें लिमिटेशन नहीं है. सो अ पर्सन कैन accused गर्ल कैन accuse a boy of under this section maybe after 10 years. है ना, मतलब थियोरेटिकली she could also make an accusation about a time when she was not even an adult, and in that case even sections of POXO could be invoked against the boy. बॉय हाँ So, or when the incident is so far behind in time, long ago, तो उस केस में मेडिकल एविडेंस से इसका रिफ्यूट करना becomes exceedingly difficult. हाँ हाँ तो क्या तो ऐसे कोई टाइम पीरियड नहीं है क्या कि अगर आपको ऐसे एफआईआर दर्ज कराने हैं कि आपके साथ जबरदस्ती की गई थी या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो इस टाइम के अंदर ही आपको दर्ज कराना है, क्योंकि 10 साल पहले क्या हुआ था किसने देखा, उसके बाद आप 10 साल बाद एफआईआर रजिस्टर कराओगे, एंड ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट एविडेंस द गर्ल विल शो, और मेडिकल टेस्ट से भी क्या ही पता चलेगा 10 साल पहले की घटना। हाँ, वही जैसे मैंने कहा कि बिकॉज इसमें जो पनिशमेंट है ये मोर देन 3 years वाला है, और हम्म अप टू 10 years तक का पनिशमेंट जो है इसमें प्रावधान है. तो देर इज नो लिमिटेशन एज सच प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC. और क्योंकि लिमिटेशन नहीं है तो थियोरेटिकली 10 साल बाद 15 साल बाद भी कंप्लेंट की जा सकती है. अच्छा और बट एट द सेम टाइम जितनी लेट कंप्लेंट होगी उतनी कम हम्म उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी. हम्म सो द चांसेस ऑफ अ कन्विक्शन वुड बी लेसर इन सच काइंड लेसर। ऑफ अ कंप्लेंट. ओके। अनिश ने पूछा है कि इफ एनी गर्ल मेक्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज टू अ बॉय, देन इज दिस लॉ स्टिल वैलिड फॉर प्रोटेक्टिंग और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द बॉय? नहीं, वो तो आज उसकी डेफिनेशन ही मैंने अभी पढ़ी ना. देखिए, जैसे प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन, हम्म सो दिस लॉ इज फॉर वुमेन ओनली. हम्म जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखें और सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रिवेंशन वाला जो लॉ है, प्रोटेक्शन हम्म ऑफ वुमेन, उन लॉज की डेफिनेशन में ही इट सेज कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एंड तो लड़कों प्रोटेक्शन के ऑफ लिए कुछ है वुमेन ही नहीं फ्रॉम उसमें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो हम्म सिमिलरली सेक्शन 69 में भी इट इज हुएवर, लिखा जरूर है, कहने को हुएवर लिखा है, बट हुएवर इज अ हम्म मैन ओनली. Because हम्म by making promise to marry a woman without the intention of fulfilling the same, तो मैन के लिए नहीं है प्रावधान इसमें. मतलब मैन के साथ अगर होता भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ अभी तक बना ही नहीं है, सिर्फ हाँ, इट्स ओनली फॉर वुमेन, मेन फॉर वुमेन। प्रदीप जी ने राइट. यहाँ पे पूछा है कि सर, आफ्टर 2 years of my marriage and 1 year of her deserting me, my wife has sent me a legal notice where she accused all my family members of extramarital affairs and me of non-consummation of marriage. Also accused of dowry and DV. इन्हें क्या सजेशन देंगे सर आप? इसमें तो देखिए, जो भी एलिगेशंस मेन पे लगते हैं उसमें द ऑलवेज द राइट स्ट्रेटजी इज, लोगों को लगता है कि अभी हम भी कोई केस करते हैं, हम क्या केसेस कर सकते हैं, बट हम्म आपके पास बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ रहती है व्हेन यू आर एक्यूज्ड इन दिस एंटायर पैकेज ऑफ केसेस. और उस बैंडविड्थ को आप सबसे पहले तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज करें. तो जैसे हम्म यूएससी के आप एक्यूज है डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस में, तो डाउरी हम्म हैरेसमेंट वाला जो केस है उसको आप फास्ट चलाएं, है ना, इफ हम्म पॉसिबल तो आप उसको ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑनरेबल जज को बोल दें कि उसमें चार्जेस भी फ्रेम कर दें, एंड हम्म डे बाय डे हियरिंग या फ्रीक्वेंट हियरिंग के लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सीआरपीसी में आप लगा सकते हैं. और हम्म once you have defended yourself properly, then you हम्म will have the ammunition to uh, file a counter case. जैसे फॉर एग्जांपल डिफेमेशन आप उन पे लगा सकते हैं. तो अभी हम्म सी आपने कहा कि डीवी और डाउरी वाला केस है, और हम्म बाकी मेंबर्स पे क्या लगाया है प्रदीप जी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ बोला इन्होंने, मैं दिखाती हूँ वो क्वेश्चन. हाँ, ये
where she accused all my family members of extramarital affairs. हाँ, तो दैट वो जो पार्ट है, सी योर अदर फैमिली मेंबर्स हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वुड नॉट फॉल अंडर अ क्राइम कैटेगरी, है ना? बट इट इज सर्टेनली सर्टेन, तो उसमें आपको किसी क्रिमिनल केस की फियर करने की जरूरत नहीं है, बट इनफैक्ट इट would give you a good reason to your family members, these family members, to file a defamation case against the person who has sent legal notice, है ना? और जहां तक कि नॉन कंज्यूमेशन वाला पॉइंट है, अगेन दिस इज नॉट, दिस वुड नॉट फॉल अंडर एनी क्राइम, बट इट वुड, शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. एग्जैक्टली. राज ने पूछा है कि मैम वी विल गेट जस्टिस, justice or not from judiciary, but really we at least getting little strength and relief from this program of yours. जी, हम लोग इसलिए ऐसे लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आए, लॉस के बारे में समझ में आए. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात वापस अनाउंस करना चाहूंगी, जो हमने पहले लाइव्स में भी किया था, कि वेरी सून विल बी स्टार्टिंग काउंसलिंग. और हमारे लीगल पैनल में दीप्तांशु जी भी होंगे. तो वो एक पेड काउंसलिंग होगा, बट उसमें क्या है कि हम लोग एक मिनिमम फीस रखेंगे जो कि अफोर्डेबल हो सबके लिए. और फिर आपका जो डाउट्स है अपने केस को लेकर या कुछ भी हो, तो वो आपको यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगी हमारे फॉर्मेन इंडिया की तरफ से, विद अ वेरी मिनिमम फीस. तो हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे हमारा जो काउंसलिंग सेशन है. इट विल बी फॉर बोथ लीगल एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ एज वेल. तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब इस चीज में हमें सपोर्ट करेंगे, एंड जिनको भी कोई डाउट्स होगा अपने केसेस को लेकर, तो वो हमें जरूर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग थिंग. ओके, प्रदीप जी ने आई थिंक एक और अपने उसके बारे में कहा था कि ऑल ऑफ दिस व्हाइल शी वाज इन एडल्ट्री एंड आई हैव वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज ऑफ होटल. हाँ, ये उन्होंने एक ऐड ऑन किया है अपने उसमें. What if the promise is made by a girl and then she breaks it, so BNS 69 can be invoked against her? I think no. नहीं, एज जैसे सुमेश जी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि इसमें प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन के बारे में ही बाय डेफिनेशन द लॉ वुड पनिश, है ना? बिकॉज प्रॉमिस टू मैरी अ मैन के बारे में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है. इट इज ओनली द वुमन हु कैन इन्वोक द लॉ अगेंस्ट अ मैन. विख्यात ने पूछा है कि व्हाई गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉज अगेंस्ट मेन. तंजु जी, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें सी, अब आई थिंक द ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि आजकल लॉज जो हैं वो वन साइडेड हो गए हैं बहुत, और वी विल हैव टू लिव विद देम फॉर द टाइम बीइंग. इवेंचुअली इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं मैन एंड वुमेन की, वो इक्वालिटी विल ट्रांसलेट इनटू लॉज एज वेल. दैट इज माय होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? जैसे कि वर्क प्लेस में वुमेन एंड मेन आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर, है ना? इवन अगर अगर अपन अपने कोर्ट्स में भी जा करके देखें, तो यू हैव सो मेनी वुमेन जजेस, वुमेन एडवोकेट्स. सो इन द वर्क प्लेस यू कैन सी अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर. बट अनफॉर्चुनेटली जो लीगल जो लॉज हैं और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अभी भी ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वुमेन को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है. इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम, होपफुली, व्हेन the law will also realize कि the protection is needed by both the genders against criminals, and crime in fact has no gender. Exactly. नागदो ने पूछा है कि इज लिविंग रिलेशनशिप्स लीगल इन इंडिया. हाँ, तो इसके रिगार्डिंग मैं भी एक सवाल पूछूंगी कि जैसे अभी बहुत मेंटेनेंस वाली बात काफी चर्चे में है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहेंगे, मेंटेनेंस भी उनको देना पड़ेगा. आई थिंक उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम ये न्यूज निकली थी कि उनके गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर कोई साथ में है 3 साल से ज्यादा टाइम तक, तो उसके बाद अगर उनका सेपरेशन होता है तो लड़का जो है उसको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए.
देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स है, हम्म इसको मैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं देखता हूँ। हम्म उसका कारण ये है कि अगर आपने एक लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किया है, हम्म then probably it will also protect you against BNS 69, section ओके 69 in हम्म future, हम्म बिकॉज आप ये बात कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रहे हो that you will engage in a physical relationship without any promise of marriage. हम्म सो एक साइड में अगर हम देखें कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप वुड बी एन हमारी प्राइवेसी में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, फॉर द मैन इट इज नॉट राइट, तो उस दैट आर्ग्यूमेंट में आल्सो हैव मेरिट, बिकॉज उसमें भाई आपको मेंटेनेंस पे करने का प्रोविजंस है, एंड इवन हम्म fine if you don't register as the हम्म live in relationship. लेकिन हम्म we must see the opposite side also. अगर आपने हम्म रजिस्टर करके रखा है, तो फिर अगर फ्यूचर में वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है, हम्म then the woman cannot go and simply file a FIR against you, है ना, with कि this फॉल्स प्रॉमिस कर allegation दिया। कि आपने फॉल्स प्रॉमिस किया था भाई, क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप में थे, है ना, हम्म there was no promise, it was हम्म a relationship without any promise of marriage. एग्जैक्टली हाँ। तो फिर इसमें मेंटेनेंस वाली बात का क्या है, क्योंकि शादी का अगर कोई रजिस्टर कर रहा है तो शादी में तो मेंटेनेंस देना पड़ता है, ये द वुमन Right. इज वांटिंग। सी सेम ये यहाँ जो पे भी है। मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस वाला जो एस्पेक्ट इसमें है, वो मेंटेनेंस वाला एस्पेक्ट तो ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखें, जो कि 2005 में पास हुआ हुआ लॉ है, उसमें ऑलरेडी एनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो वुमेन रही है, उसको ये मेंटेनेंस का प्रोविजन है। हम्म तो आई वुड से कि ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में मेंटेनेंस दिया जाए, बिकॉज डोमेस्टिक रिलेशनशिप में which was हम्म which is sort of a similar word as a live in relationship, उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो वुमेन रहती थी उसके लिए भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है, हम्म which and which may or may not be with a married woman. डोमेस्टिक हम्म वायलेंस एक्ट में ऐसा है। तो 125 जो सीआरपीसी है, जो कि नॉर्मली वाइफ्स के द्वारा मेंटेनेंस के लिए इन्वोक किया जाता है, उसमें तो बीइंग अ मैरिड वुमेन वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इफ यू आर अनेबल टू प्रूव द फैक्टम ऑफ मैरिज, देन द मेंटेनेंस इज डिनाइड। बट हम्म डोमेस्टिक वायलेंस में only the factum of a domestic relationship has to be proven, हम्म which is similar to being in a live-in relationship. ओके। ओके, ज्योति जी जो कि हमारी मेंबर है, काफी पुरानी मेंबर है, तो उन्होंने एक बात यहाँ कही है कि वट एवर क्वेश्चन यू आस्क बिफोर मैरिज विल चेंज आफ्टर मैरिज। यस, आई थिंक women change after marriage and I have seen closely। हाँ, तो ये तो बात सही है, क्योंकि शादी से पहले लोगों का कुछ और नजरिया होता है, शादी के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल जाती है, एंड आई थिंक इसलिए क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं। Right. Jyoti ji has also worked quite a lot for men's rights, यस and यस she and I are actually from the same school, KV Aliganj, Lucknow. यस, आई हैव या आई नो अबाउट दिस। ओके सो यहाँ पे किसी ने हाँ, कार्तिक ने पूछा है कि व्हाई इज डीएनए टेस्ट नॉट लीगल इन इंडिया, फादर्स आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन किड्स। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? See, as I said, DNA test हो या कोई भी, see, we have to take the law as it currently stands, है ना? हम्म If भाई या तो आप उस लॉ को चेंज करने के लिए एक एक्टिविज्म चलाइए, विद विच अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, and हम्म that process is a lengthy and long process. It will take time for those laws to change. That doesn't हम्म mean the effort should not be there. There should certainly be efforts, but at the हम्म same time,
आज क्या लॉ है, उस लॉ को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप इस लीगल जंगल से नेविगेट करके यू कैन होप फॉर अ बेटर फ्यूचर. Fathers are not sure about their own kids. It's very true. It is very tough to get a DNA test done in India. और ऐसा होता है कि there is also presumption as to the legitimacy of a child. So if the factum of marriage is there, so it is even if the father knows that the child is not his, it will be a very uphill battle for him to be able to prove that in court. And the courts say कि these provisions are so that the child is not does not suffer because of these legal battles, and the child should not be termed illegitimate because of mistakes some adult has made. वो courts का इस तरह के मामलों में नजरिया रहता है. But so far as the father is concerned, it is true that it is a very, very difficult thing to get a DNA test done in India. And fathers end up paying for children maintenance, the children who are not really theirs. Okay. Any relief for man in BNS like 125 CRPC, 12 DV, 498A Dowry Act? What about child custody? My daughter is 9 years old, son is 7 years old. Case is going on in Sessions Court from the last 10 months. 10 months. See, so far as 125 and Dowry Act is concerned, तो बस वो sections जो हैं उसका नाम change हो गया है. बाकी the language is nearly the same. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यूर सेइंग कि वो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो 2005 वाला एक्ट इज स्टिल एज इट इज. तो उसमें बीएनएस में आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा. माय डॉटर इज 9 year old, son 7 year old, केस गोइंग ऑन इन सेशन कोर्ट सिंस लास्ट 10 months. तो वो क्या मतलब ये केसेस आपके चल रहे हैं और कस्टडी किसके पास है अभी फिलहाल, डॉटर और सन की? राज अगर हो सकता है कमेंट में बताइए कि कस्टडी किसके पास है. हाँ, थोड़ा आपको डिटेल बताना पड़ेगा और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन अदर देन द फैक्ट कि बीएनएस से कुछ आपको बेनिफिट है या नहीं, तो वो तो मैंने बता दिया. बीएनएस में आपको सिर्फ लॉ का सेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. ओके. राज, अगर आपको आपके केस के बारे में डिटेल्स डिस्कस करनी है देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज, DM us on Instagram, or you can also WhatsApp us. I'll put the number here and then we will get in touch with you. Okay, Manish ने कहा है कि my marriage has been done forcefully, threatening and blackmailing, and I filed annulment on the 6th day after my marriage. Arya Samaj. Okay, I never stay with her even a single day. Now she filed a false case. अच्छा, थोड़ा क्रिटिकल केस लग रहा है ये. अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कम है ना, जस्ट 6 days है, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके केस में. फॉर एग्जांपल कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वो फॉल्स केस, आई डोंट नो, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट द फॉल्स केस इज अ डाउरी हैरेसमेंट केस बिकॉज दैट्स द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ, है ना. अगर वो है डाउरी हैरेसमेंट केस, देन द गर्ल हैज टू प्रूव कि इस पूरे पीरियड में उसको इस तरह से क्रूएल्टी उसके साथ की गई, either with the intention of an illegal demand, or the cruelty was of a kind which would drive her to suicide or danger to life and limb. So because it was such a small marriage, 6-day marriage, it should be very easy for you to defend the case. So I would suggest that you should expedite the case and bring the case close to the evidence stage and cross-examine the witness. Okay, Manish, I hope you understood कि आपको क्या करना है. And you should also take advantage of the fact that it was you who filed the case first. Exactly. और मे बी अगर आपके पास सारे एविडेंसेस अगर है कि आपको ब्लैकमेल किया गया था तो वो भी आपके फेवर में काम करेगा. ओके, यहाँ पे कार्तिक जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट्स द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फॉर बिफोर मैरिज. तो आप सजेस्ट करेंगे इसमें कि
ये थोड़ा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस आई थिंक यूट्यूब लाइव हो गया है, बिकॉज इट हाँ। it is still something I think a lot of people would want to work on. It is not a हम्म। very easy question. एग्जैक्टली। और अगर आपने क्वेश्चंस पूछे भी है तो उसके बारे में आप कंफर्म कैसे ही करेंगे कि हर एक चीज जो बोला गया आपको वो सच है कि झूठ है? कुछ चीजों के बारे में पता चल जाएगा आपको नेबर से या कहीं से भी, बट कुछ जो पर्सनल डिटेल्स है वो तो आपको मे बी बाद में ही पता चल पाएगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि व्हाट्स द पनिशमेंट फॉर नॉट पेइंग एलिमनी एंड मेंटेनेंस? आई थिंक जेल See, टर्म। पेइंग एलिमोनी एंड मेंटेनेंस जो है, ये सब चीजें इट इज पार्ट ऑफ सिविल लॉ, है ना? तो only if there is a breach of an order by the of the court, then a criminal you know kind of punishment will be invoked in order to enforce you to pay the amount. जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस में सीआरपीसी 125 में आपको जब रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती 125(3) सीआरपीसी में, तो उसमें जेल का टर्म जो है वो आपको जेल जाना पड़ सकता है. इट इज नॉट कॉल्ड पनिशमेंट, बट इट इज अ मेथड ऑफ गेटिंग यू, फोर्सिंग यू टू पे द अमाउंट, है ना? वेरियस कोर्ट्स हैव हेल्ड कि जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन इनसाइड मतलब फेस्ड से a few months of jail doesn't mean that your liability goes away. So it is not really a punishment, but it is a coercive method of making you pay that maintenance amount. ओके। what types of proof is valid in courts, like is call recording valid? कॉल So, रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने भी कुछ केसेस पर जहाँ पे कोर्ट ने वैलिड नहीं कहा था कि आप पर्सनल ऐसा किसी को ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के अंडर आता है, तो क्या क्या वैलिड है? कॉल रिकॉर्ड्स वाला लॉ जो है, इट इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड. रिसेंटली जो लेटेस्ट कोर्ट के जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि अगर सामने वाले को मालूम नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, then it is a breach of privacy, and such evidence obtained illegally cannot be used in courts. बट एट द सेम टाइम ये देखा गया है कि ऑफन इन फैमिली कोर्ट्स कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है उसको बहुत एक्टिवली यूज भी किया जाता है, और बिकॉज द अदर साइड रियली डजंट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्ड और द लीगैलिटी ऑफ यूजिंग इट, उसको एडमिट भी कर लिया जाता है और उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट्स भी पास हो जाते हैं. तो ये लॉ तो इट्स स्टिल बीइंग डेवलप्ड, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, but so far as the practical aspect is concerned, family courts are still using call records to pronounce judgments. Okay, that means call record family court में it's valid only. A lot of family courts are pronouncing judgments on that. ओके। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी वैलिड है, जो सीसीटीवी कैमरा सपोज किसी ने लगा लिया और उसमें एविडेंसेस बिल्कुल दिख गए? ओके। बिल्कुल है, बट एज आई सेड कि लीगैलिटी वाला पार्ट जो है कि वेदर इट इज लीगल और नॉट, वो वाले पार्ट में अभी जो मोस्ट रिसेंट जजमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इफ द अदर पार्टी डज नॉट नो दैट द वीडियो और ऑडियो वाज बीइंग रिकॉर्डेड, देन सच एविडेंस इज इलीगल. ओके। लेकिन इसमें भी एक अजीब बात ये है कि अगर सामने वाले को पता ही है कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं या फिर उससे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो अपनी सच्चाई बाहर लाएगा नहीं। उसकी सच्चाई तभी बाहर आएगी ना कि जब उसे पता ना हो और उस वक्त वो अपनी सारी सच्चाई बोल रही है या किसी से बात कर रही है या जो भी उसके कारनामे हैं, तभी पकड़े जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप बोल रहे हैं कि सामने वाले को अगर पता ना हो तो आप वो नहीं दे सकते, जबकि ये कॉमन सेंस की बात है कि सामने वाले को पता होने से वो अपनी सच्चाई दिखाएगा ही क्यों या बोलेगा ही क्यों? सो दैट्स अगेन आयरनी। एब्सोल्युटली, दैट इज क्वाइट ट्रू. इसलिए जो बेटर मेथड है एंड बेटर पीस ऑफ एविडेंस है वो आई वुड से ईमेल एंड व्हाट्सएप, क्योंकि ईमेल एंड व्हाट्सएप वाले को हमेशा पता होता है कि इसका रिकॉर्ड होता है.
हाँ, सो ये सही है। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज हुँ, दैट। तो जो हुँ। भी आपको लिखना है, कहना है, आप व्हाट्सएप पे करिए, व्हाट्सएप पे हाँ, और उसका टेक्स्ट के फिर थ्रू। उसका हुँ, टेक्स्ट के थ्रू करिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट डिलीट फ्रॉम बोथ साइड्स ना हो। हुँ, हुँ, ओके। अम, संगवरन ने पूछा है कि व्हाट कैन मेन डू इफ मैरिड फोर्सफुली बाय देयर पेरेंट्स? इज देयर एनी लॉ टू प्रोटेक्ट मेन फ्रॉम फोर्स्ड मैरिज? क्या कहना चाहेंगे? Protecting men from forced marriage, you know. No, I think if you are an adult, then you should have a choice whom to marry, or Yes. um, you don't really need a law for that. See, the problem in India is not under litigation uh, or under legislation. Problem ulti hai ki there is so many laws, you know, certain Yes. laws which are probably not even needed. Now, Sangbaranji is speaking of a law to protect men from forced marriage. All of the things do not have to have a law for them. Hmm. And a law, there's too much of law in India, which and recently this government also removed a lot of legacy legislation, which was the need of the hour, because Hmm. बहुत सारे लॉज ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है सिस्टम को, एंड द लेसर द लॉज, the more simplified and easy it would be to for people to actually get justice. Having more laws doesn't mean having more justice in the system. Exactly. Probably less laws would mean more justice. ये सही बात कही है। एंड आपने जो ये सवाल पूछा है कि फोर्स्ड मैरिज के बारे में, तो इफ यू आर एन एडल्ट, आई थिंक कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात कई बार कही है कि एडल्ट्स को आप फोर्स नहीं कर सकते, दे हैव द राइट्स टू चूज देयर ओन पार्टनर्स। तो अगर आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैंडल दैट थिंग, और आपको उन्हें समझाना होगा कि यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, और मे बी नॉट एट दिस एज, और मे बी लेटर। तो वो आप ही को करना होगा। एंड adult can't be forced to do anything against their wish and will. Uh, okay, इन्होंने कहा है कि sir, if a man is living outside India and have a job there, but her wife files a case in India, India uh, can Indian court bring that man to India? हाँ, I think उसे इंडिया में आना होगा। आप क्या कहेंगे सर इसमें? If a man living outside India and have a job there, but her wife filed a case in India, can Indian court bring that man to India? Yes, certainly. Harry. See, आपको एट एनी स्टेज एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, the earlier you participate in the proper adjudication of the matter, चाहे वो एक क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, the better it is for you. अगर आप सोचोगे कि यार मैं बाहर ही रहूं, इंडिया में नहीं आऊं और जस्ट अवॉइड कर दूं एंटायर प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम अवॉइड नहीं होगी, इट विल बिकम बिगर फॉर यू. There are several methods how the Indian courts, and even if it is at the police level, methods can be adopted to bring a person who's accused to India. Lookout circulars can be issued, red corner notices can be issued. Ultimately, embassy के through आपको warrant भी तामील हो सकता है, execute किया जा सकता है. So, if there is a case in India, especially a criminal case, then my recommendation would be to either apply for an anticipatory bail if the sections are such that it is needed, and if the sections are such कि जिसमें 7 years से कम का punishment है, and they fall under Arnesh Kumar guidelines, then you simply come and cooperate in the police investigation. The only thing you need to ensure is कि have a record that you actually cooperated by filing written applications with the police. ओके, तो नारुतो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया है। सुमेश ने पूछा है कि इज इट लीगल टू हायर अ डिटेक्टिव फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल विथ whom I'm going to get married? So is it legal? लोग तो पड़ोसियों और सबसे इंफॉर्मेशन पूछते भी रहते हैं. द इलीगैलिटी वुड बी व्हेन यू ट्राई टू रिकॉर्ड थिंग्स विदाउट कंसेंट, है ना. Okay. जस्ट गेट इंफॉर्मेशन which is already available with the neighbors and employees, probably it would not be illegal. बट अगर आप जैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर झांक करके देख रहे हैं या उनको सिक्योर कर रहे हैं,
इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं, और या तो फिर यू आर रिकॉर्डिंग certain things without the consent. That is where the illegality would crop in. It doesn't matter whether a detective is doing it or a neighbor. The illegality will depend on the act, not the person who is doing it. Okay. Sanat ने पूछा है कि if a fake case is proven to be false, is there any provision or punishment for the girl? That's a very interesting point raised by Sanat. Actually, no. There's no such explicit provision so far as BNS is concerned. बीच में जो लॉज आए थे, पर्टिकुलरली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसमें मिसयूज का प्रोविजन भी था, तो दैट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन इन विच लॉज वेर गोइंग. But suddenly it has all lost its steam, and now the misuse clause is not to be found in recent laws. So in 2013, when this Protection of Women from Sexual Harassment Act, this law was passed, a lot of people, even men's right activists, were quite excited about the fact that there was a misuse clause in the act. So far as this BNS is concerned, or even IPC is concerned, there is no explicit provision for punishment, but you will have to go through the standard procedure of punishment, which would be invoking IPC 182, 211, 193, false evidence, false information, all those sections, which are actually quite difficult to invoke. You will have to file applications under 340 CRPC, and for the offense of perjury. And what you can do is, after acquittal, go for defamation. After acquittal? Go for defamation. Defamation, हाँ, okay. मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो BNS है वो आई थिंक 1 जुलाई से लॉन्च हो जाएंगे, तो उससे पहले जितने भी केसेस है जो पेंडिंग चल रहे हैं या जो अभी तक खत्म नहीं हुए, तो क्या BNS का कोई इफेक्ट उन केसेस पर होगा, या वो पुराने तरीके से ही चलते आ रहे होंगे, और जो नए केसेस दर्ज कराए जाएंगे लोगों के द्वारा सिर्फ उस पे BNS लागू होगा? आई थिंक ये बहुत का डाउट है. क्रिमिनल लॉ एज ए रूल हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है. उसका कारण ये है कि इफ certain act is declared to be a crime, only after that declaration a person can be punished for that act. So जब ये वो कानून लागू होगा उसके बाद ही आपको इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, deceitful means including all of these things. If it is not a crime under any local laws as of now, then until these acts are enforced, उसके पहले it will not be punishable. ओके. तो अभी अगर हम 498A या DV डाउरी की बात करें, जो सबसे ज्यादा कॉमन केसेस है मैट्रिमोनियल केसेस में जो आते हैं, तो जो अभी तक जो केसेस चलते आ रहे हैं, पुराने जो केसेस जो अभी तक खत्म नहीं हुए, क्या उन पे कुछ इफेक्ट होगा BNS का, या वो जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलते आ रहे होंगे? क्योंकि इस पे तो जो लॉज है वो CRPC के लगे होंगे. हाँ, CRPC IPC के वो तो वैसे ही चलते आएंगे, उसमें इफेक्ट नहीं होगा. नए वाले उसके लिए whatever is registered after the implementation. ओके. तो मतलब कि जो पुराने केसेस है उसमें BNS का कोई अलग से इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे नो. ओके, अच्छा, ठीक है. The more interesting question would be कि whether the judgments pronounced so far as the false promise of marriage and all is concerned, whether they would be applicable for cases which are registered under BNS. तो जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि a lot of those judgments would still carry relevance, value and relevance, because some of the language is very similar. Yeah.
जहां तक मैंने भी सुना है कि ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बस नाम को बीएनएस कर दिया गया है और एक दो चीजें अभी इधर से उधर हुई है। जैसे कि एक नया कुछ आया है कि वाइफ को अगर आपने मेंटली हेरास किया तो वो भी, उसके ऊपर भी एक सेक्शन लग सकता है कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। मेंटल क्रूएल्टी का जो पहले आई थिंक अलग से नहीं था, वो इंक्लूडेड था 498A में, लेकिन उसका भी अभी अलग से है कि मेंटल क्रूएल्टी का भी एक सेक्शन है पीएनएस में। तो आई थिंक एक दो लॉस इधर से उधर हुए, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम ओनली इन बीएनएस। और लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पुरुषों के लिए कुछ नए लॉज आएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो आई थिंक बीएनएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अभी for the time being there is nothing as such. Yes. इन्होंने पूछा है कि एनी लीगल ऑप्शंस व्हेन द ब्राइड elopes with boyfriend before marriage, can we file defamation and cheating case on her and her family? See, uh, if you since you are in your case, it seems ki the marriage has not happened with the girl, then probably you should simply move on in life. There's no point chasing the person and filing any cases on her because you yourself will be entangled in litigation unnecessarily. Hmm. But if there is, some exchange of gifts which has happened, if you're given expensive gifts and then thereafter this thing has happened, and there would, as a definition, wrongful loss caused to you, then the case of cheating may be made out. ओके ओके, एग्जैक्टली। कार्तिक ने पूछा है कि कैन द केस बी ट्रांसफर्ड टू हस्बैंड्स प्रेफर्ड कोर्ट लोकेशन? I think the better question would be, are there any examples where, despite transfer petition being filed by the wife, the transfer was denied? Because case being transferred to husband's preferred location is a very, very rare thing to happen. Yeah. But husbands have successfully been able to oppose a transfer to the wife's place in certain cases. Okay, for example, if a husband has filed a divorce case in, say, Gwalior, and the wife has filed a transfer petition to, say, Indore in High Court, for the case to be transferred to Indore, which is her preferred location, then the husband may successfully challenge that transfer and oppose it so that the case remains in Gwalior. And the two of the grounds which could be used is, one ground could be in today's legal proceedings, the use of video conference is quite common. So the girl could easily attend the court proceedings and even give her evidence in Gwalior via video conference. One line of argument. And the other argument could be that whatever expenses the girl may be incurring in coming to Gwalior to attend court proceedings, we will be happy to reimburse the same. So with these two arguments, in few of the cases, the husband has been successfully able to oppose the transfer petition filed by wife and retain the case in the husband's preferred location. Okay. But if wife, for example, has filed a case in Jabalpur and the husband wants to get it transferred to Indore, then that, unless there are very special circumstances, it has a very less chance of happening. There could still be chance if, say, for example, husband may have initiated litigation much earlier and the wife's litigation was a counterblast and not bona fide, then probably the husband may also be able to get the transfer in his favor. But it is a very, very rare thing to happen. ओके ओके, तो कार्तिक आई होप आपको जवाब मिल गया। हाँ, बहुत लोग काफी टाइम से हमें पूछ रहे थे रिगार्डिंग कि हमें कांटेक्ट कैसे करें, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्द हम पेड काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक मिनिमम फीस जो कि अफोर्डेबल होगा सबके लिए, वो
आपसे एक चार्ज किया जाएगा और उसमें जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, जहाँ पे दीप्तांशु जी भी होंगे लीगल पैनल में, एंड आपका जो केस है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और पूरी मदद आपको मिलेगी. सो वेरी सून विल बी स्टार्टिंग दिस. विशेष ने पूछा है कि व्हाट आर द रेमेडीज इन द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हस्बैंड अंडर बीएनएस और हस्बैंड कैन ओनली फाइल फॉर डिवोर्स. डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्पेशल कोई ना बीएनएस में प्रोविजन है और ना ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो हस्बैंड्स के लिए है. वो द लॉ बाय डेफिनेशन इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है. सो देयर इज नो प्रोविजन देयर, बट that doesn't mean कि the husband has no remedy. See, if there is violence, then IPC gives you several sections which can be invoked. For example, if there is a minor kind of violence, तो 323 323 उसमें हो सकता है. अगर बहुत सीवियर इंजरी वाला वायलेंस है तो 325 हो सकता है. तो जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं बट किसी भी कॉमन पर्सन अगर दूसरे के साथ वायलेंस करता है तो उस पर एप्लीकेबल होंगे. तो दैट दोज सेक्शंस आर आल्सो एप्लीकेबल and available to the husband. So even I would say you do not have any special provision so far as domestic violence by the wife is concerned, but you can invoke IPC sections and file an FIR under 323 327 depending on the kind of violence that has happened with you. ओके ओके. अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक जन ने ये क्वेश्चन जो पूछा था कि शादी से पहले जो शी एलोप्ड विद हर बॉयफ्रेंड, तो उन्होंने उसका एक और पार्ट भेजा था कि बट शी इज थ्रेटनिंग हिम टू एक्सेप्ट हर वाइफ. मतलब जो दूल्हा था, शी इज थ्रेटनिंग नाउ टू एक्सेप्ट हर एज वाइफ and allow her into the matrimonial home after having live-in relationship with her boyfriend for 1 year and threatening to file a case on him. तो ये है पूरा सवाल एक्चुअली. हाँ, तो वो then the wife the girl actually may go and misuse the laws which are there about false promise of marriage, and you will need to defend yourself. Exactly. Let me some check कि किसी अगर कमेंट को मैंने मिस किया है, then I'll just take the comments. ओके दीप्तांशु जी, मेरा भी एक सवाल है कि जो यूसीसी है, यूसीसी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि जैसे कि ये क्या हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है. तो यूसीसी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे रिगार्डिंग यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी तो मेरे ख्याल से आई थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मेड इटसेल्फ क्वाइट क्लियर and has given indications from time to time. It is also in their manifesto, and it is also something which exists in the directive principles of the Constitution, that at some point of time we should thrive for a society where the entire civil laws and personal laws of each citizen would not depend on his religion, caste, and other factors, but it would be uniform across the country. So मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज समथिंग व्हिच वुड सर्टेनली कम. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. ओके. कार्तिक ने एक और सवाल पूछा है कि कैन द वाइफ्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बी ग्राउंड्स फॉर क्वेश्चनिंग फॉल्स केसेस ऑन हस्बैंड? सी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर is something which is a very broad and vague term, and you will have to specify the personality disorder, whether she is very violent, abusive,
what exactly are you referring to, and Hmm. you should understand that when there is a case on you, the entire focus is not whether the wife is wrong or the wife has done something wrong, but the focus is on the fact that whether you have done something wrong or not. Hmm. So you have to prove, or rather, defend yourself that you have not done any crime. And questions about her personality and you know can be asked during cross examination, but to put it very simply, it alone would not be a ground for quashing the case. Hmm. Okay, okay. Um, तो आई थिंक हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ टुडेज लाइव. तो दीप्तांशु जी, आप कुछ मैसेज क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं आज? मैसेज मेरा हमेशा यही रहता है कि इट इज़ वेरी इजी टू कंप्लेन अबाउट द लॉज, बट the reality is that at present laws are what they are. तो हम्म. आपको उन लॉज को पहले समझना पड़ेगा. आपको no doubt there is a lot of scope of improvement in the laws, and a lot of the laws are quite unfair to men. यस. But अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करते हो, अवेयर होते हो उन लॉज के लिए, then हम्म. the chances of you being in the wrong side would be lesser, and probably you will be able to get out, either not get involved in these cases, or be able to get out of them quite uh, fast. So हम्म. be aware is my message. Read up on एग्जैक्टली. the laws and be aware. हम्म. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक सबका लॉज के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि नहीं है. क्योंकि इतने सारे लॉज है तो लोग शायद सोचते होंगे कि इतना लॉ कौन ही पढ़ेगा. लेकिन एक्चुअली आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली रिलेटेड टू दिस मैट्रिमोनियल लॉज. और उसी की वजह से आई थिंक लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है. Right. जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी. विशेष ने एक जरूरी क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज डिवोर्स रेट्स इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Also, do you think that to avoid unwanted matrimonial disputes, prenuptial agreement must be legalized? Prenuptial agreements जो हैं काफी countries में they are valid, and I think India also uh, needs to have a law to legalize, and it should be legalized prenuptial agreements, because many a times क्या है कि बहुत short marriages में भी there are huge claims by the complainant side, and Hmm. which is quite unfair in a lot of cases. Hmm. So far as the divorce rates increase in India and rest of the world is concerned, उसका तो एक I always recollect uh, a very senior person who used to visit courts. He told me once that आपके और हमारे जनरेशन में एक फर्क है. हमारे जनरेशन में जब हमारा खिलौना टूट जाता था या कोई भी चीज टूट जाती थी तो हम उसको रिपेयर करते थे, आप लोग रिप्लेस कर लेते हो. Hmm. So that is the difference, and that is the reason why divorce rates are increasing. People have become increasingly intolerant, and rather Hmm. than work on relationship, they think they will get a better option elsewhere. तो इसको खत्म Exactly. करो, आगे बढ़ो. Hmm. ये बहुत ज़रूरी बात है कि लोग आजकल इंटॉलरेंट हो गए, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑप्शन शायद बहुत ज़्यादा है आज लोगों के पास, इसलिए लोग वर्क ही नहीं करते अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए. तो ये Right. बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है. अ, सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ टुडेज लाइव. और जाने से पहले मैं फिर से कहूंगी कि हम बहुत जल्दी काउंसलिंग सेशंस ला रहे हैं. पेड काउंसलिंग सेशंस है, बट इट विल बी अ वेरी मिनिमम फीस, क्योंकि जो लोग आपका काउंसलिंग करेंगे ये उनको ही जाएगा. ये जो अमाउंट हम चार्ज करेंगे इट विल वेरी मिनिमल अमाउंट, और जो आप सब एफर्ट कर सकते हो उतना ही होगा, और इसमें आपको जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए आपको मिल जाएगा. एंड दिस इज अवर नंबर, यू कैन व्हाट्सएप अस, and very soon we'll start with this, so please note down the number, whatsapp number है ये. And
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव सेशन को आज ज्वाइन करने के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लाइव हम कब आएंगे, तो हम बहुत जल्द आएंगे लाइव, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। So once again, thank you so much for all your support. And Deeptanshu ji, thank you so much for joining us today. It was wonderful talking to you, and I think लोगों को बहुत सारी information और जानकारियाँ मिली है आज इस live के through. So thank you once again, and शुभ रात्रि। Thank you. Thank you. Thank you.